नमस्कार, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। मैं रंजीत यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी आगरा पर। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आपको जो समझनी है सबसे पहली बात वो ये कि कई सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन एक बच्चे आई होप नितिन ने पूछा कि सर वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। दूसरा एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछता है कि अभियोजक क्या होता है, यानी एक्यूज्ड क्या होता है। तो दोस्तों किसी बच्चे को कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आराम से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, मैं उसका जवाब दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे आपके सारे के सारे क्वेश्चन डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये, आप लोग लगातार कई दिनों से इतने मैसेज कर रहे हो बड़े पैमाने पे, पूरी की पूरी एकेडमी के मैसेज हैं, सर जीएस स्पेशल बैच कब से शुरू करोगे। मुझे पता है कि मूल विधि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो केवल वही लोग वीडियो को देख रहे हैं जो यूपीएसआई में जाना चाहते हैं, लेकिन जब मैं जीएस स्पेशल पढ़ाऊंगा तो एसएससी वाले भी देखेंगे, पीसीएस वाले भी देखेंगे, लेखपाल वाले भी देखेंगे, रेलवे वाले भी देखेंगे, पुलिस वाले भी देखेंगे। तो बेटा जीएस स्पेशल बैच की एक बहुत बड़ी डिमांड है, न केवल आगरा मंडल में बल्कि बाहर से भी। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण ये तय हो चुका है कि लगभग आने वाले 5 से 6 महीने में कोई कोचिंग इंडस्ट्री नहीं खुलेगी, स्पेशली ऑफलाइन बैचेस नहीं चलेंगे। तो जाहिर सी बात है हम अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर सकते, इसलिए मैं बहुत जल्द इंडिया के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आने वाला हूं जीएस स्पेशल बैचेस लेके। वहां से आपको जीएस स्पेशल बैचेस पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ जो मेरा रॉयल एकेडमी का अपना चैनल है वहां से मैं सारे वीडियो आपको फ्री में दूंगा। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि जो भी मेरे स्टूडेंट रॉयल एकेडमी के हैं मैं उनको पूरे वीडियो रॉयल एकेडमी चैनल पर डाल के बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाऊंगा। इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर इंडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस स्पेशल बैच आपके लिए लेके आने वाला हूं और न केवल आगरा मंडल बल्कि पूरा इंडिया अब इससे लाभान्वित होगा। दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों सुशांत सिंह जो कि एक अच्छा एक्टर था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आपने देखा होगा उनके पास कितना पैसा है, शोहरत है, ग्लैमर है, लेकिन आदमी तनाव में चला गया, डिप्रेशन में चला गया और व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो बच्चों आपको एक सलाह भी दूंगा कि किसी भी कीमत पे आत्महत्या मत करना। आत्महत्या करना अपराध होता है, आत्महत्या एक पाप है और आत्महत्या एक कायरता है कि आपने जीवन में जब संघर्ष नहीं किया, दुख नहीं किया, देखा तो कोई फायदा नहीं है जीवन जीने का। तो जीवन सुख दुख का संगम है, आपने गाना सुना है। और जिनके जीवन में दुख नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, तो वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। तो बच्चों आप ध्यान में रखना, मुझे पता है कि आप घर पे हैं, आप बहुत टेंशन में हैं, आपके पिताजी आप पे प्रश्न कर रहे हैं, आपका समाज, आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपके पड़ोसी आप पे प्रश्न उठा रहे हैं कि आपकी नौकरी कब लगेगी, 2 साल से आगरा में क्या कर रहे हो, 3 साल से दिल्ली में क्या कर रहे हो। तो कई लोग आप पे प्रश्न खड़े करेंगे, लेकिन आपको आपा नहीं खोना, आपको धैर्य रखना है। ध्यान में रखना कि जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप बहुत अच्छा करते हैं तो दुनिया की नज़रें आप पे होती हैं और हर नज़र अच्छी नहीं होती। तो आपको उनसे घबराना नहीं है, उसको ताकत बनाना है और मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है। रूल है बेटा दुनिया का, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। भगवान बुद्ध ने तो हमेशा कहा कि ये जीवन ही दुखमय है, आप कभी सुख में नहीं रहेंगे। पहले आप कहेंगे पुलिस में लग जाऊं, पुलिस में लग जाओगे, फिर कहोगे आप सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, फिर कहोगे मैं एसएसपी बन जाऊं, है ना। या शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाए, शादी का कहेंगे बच्चे हो जाएं, बच्चे के बाद बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो टेंशन पूरी दुनिया में है, लेकिन जीना एक कला है और जिया अंदर से जाता है, बाहर से नहीं। इस चीज़ को आपको समझना है। तो लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप आगरा में मस्ती कर रहे थे, लड़की घुमा रहे थे, और जैसे ही आप पे लड़की का प्रश्न चिन्ह उठाते हैं आप रोने लग जाते हैं, मैं नहीं घुमा रहा था। और जैसे ही आप ऐसे ही कहते हैं तो तुरंत लोग आप पे क्या करते हैं, कमेंट मारते हैं और उनको मज़ा आता है। आप बोलो उनसे हाँ 2 लड़की घुमाता था आगरा में, तो वहीं चुप हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना, जब आप सक्सेस हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो यही लोग अपना माथा आपके चरणों में रख देंगे कि भैया वाकई में तुम्हारा टैलेंट है, भैया मुझे पता था कि तुम एक दिन कुछ करोगे। और जब आप बहुत अच्छा कर लेंगे तो यही लोग अपनी लड़कियां लेके आएंगे, कहेंगे भैया हमारी लड़कियों को भी घुमा दो। तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी सक्सेस पे।
आपकी ताकत पर। तो ध्यान में रखना, अपने आप को ताकतवर बनाइए, धैर्य में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। किसी भी कीमत पे आत्महत्या नहीं करनी, डिप्रेशन में नहीं जाना। ये जीवन बहुत जरूरी है और एक ही जीवन मिला है, इसमें कुछ करना है, न केवल समाज के लिए, देश के लिए और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बहुत बहुत आभार। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आंसर मैं नितिन का देता हूं बेटा कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं। तो ध्यान में रखना, बहुत सारी फालतू की बातें हैं कि जो काला रंग होता है वो विरोध का प्रचायक है, सच्चाई का प्रचायक है, या पावर का प्रतीक है, अथॉरिटी का प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। या शक्ति के देवता, न्याय के देवता शनि को माना जाता है और शनि का रंग काला होता है। ये सब जो बातें हैं, ये सब फालतू की बातें हैं। अगर मैं काले कोट की हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में, जब ब्रिटेन के सम्राट की मौत होती है तो लोगों ने शोक व्यक्त करने के लिए काला गाउन पहना। और आप आज ने देखा होगा, जब कोई महान क्रिकेटर मर जाता है तो पूरी इंडियन टीम एक काले कलर का बैंड पहन के शोक व्यक्त करती है। तो ध्यान में रखना, ये परंपरा 16वीं शताब्दी से शुरू हुई यूरोप के ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में जब ब्रिटेन के महाराजा की मृत्यु हुई तो लोगों ने काला कोट या काला गाउन पहनकर शोक व्यक्त किया। लेकिन ये आपका प्रश्न तो बनेगा नहीं एग्जाम में। एक ही लाइन में मैं आपको इसका आंसर देता हूं बेटा। वो लाइन जो आपको ध्यान रखनी है कि सन 1961 में बेटा हमने इंडियन एडवोकेट एक्ट बनाया। ध्यान में रखना, सन 1961 में भारत में इंडियन एडवोकेट एक्ट बना और इस एक्ट के तहत भारत में जजों की, अधिवक्ताओं की, वकीलों की ड्रेस का निर्धारण कर दिया गया कि भारत में वकील किस प्रकार की ड्रेस पहनेंगे। कोई भी ड्रेस अनुशासन का प्रतीक होती है, औरों से हट के प्रतीक होती है। आपने देखा होगा जब आप स्कूल और कॉलेजों में बेसिकली अपनी ड्रेस पहन के जाते थे तो हम बता देते थे कि ये लड़का इस स्कूल में पढ़ता है, ये लड़का इस स्कूल में। ठीक वैसे ही प्रोफेशन को हम निर्धारित कर सकें, दूर से ही देख के बता सकें कि भैया ये वकील है। तो आपके काम का एक ही लाइन की चीज़ है। बाकी मैं बहुत हिस्ट्री बता सकता हूँ लेकिन वहाँ से प्रश्न नहीं बन सकता। आपसे प्रश्न आएगा कि 1961 में इंडियन एडवोकेट एक्ट कब बना, 1961 में, या भारत में वकीलों की, अधिवक्ताओं की, जजों की ड्रेस किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई, इंडियन एडवोकेट एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट में ये बताया गया कि भारत में वकील जजेस जो होंगे वो काला कोट पहन सकते हैं, वाइट कलर की शर्ट हो सकती है, काले कलर का गाउन पहन सकते हैं, काले कलर की शेरवानी पहन सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, नितिन जो तुमने ये प्रश्न पूछा था कि भारत में वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं, तो इसका साइंटिफिक जो उत्तर है वो ये कि इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा भारत में वकीलों, जजों की ड्रेस निर्धारित की गई जिसमें इस रंग की ड्रेस है। क्लियर है दोस्तों? इस चीज़ को समझना है। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा कि भारत में वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि इंडियन एडवोकेट एक्ट में ये डिसाइड कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि अभियोजक क्या होता है। अभियोजक क्या होता है, और अभियोजक को हम एक्यूज्ड बोलते हैं। इस चीज को समझना, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो आरोपी। ध्यान में रखना, आपके पड़ोसी ने आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि इस कलुआ नामक लड़के ने मेरे लड़की की किताब चुरा ली। समझना, तो आप कौन है? पहले आरोपी हैं। तो जब तक आप आरोपी हैं, अर्थात लॉ की भाषा में अभियोजक हैं, एक्यूज्ड हैं। लेकिन जब आपको कोर्ट अगर आपको ये सिद्ध कर देता है कि हाँ आपने ही चोरी की है, तो बेटा आप क्या बन जाते हैं? अपराधी बन जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिस पे आरोप है, जो केस लड़ रहा है, वो अपराधी होने से पहले क्या होता है? अभियोजक होता है, आरोपी होता है। तो अभियोजक, एक्यूज्ड का मतलब जिस पर आरोप है कि उसने अमुक कार्य किया है। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करता हूं कि आपका ये प्रश्न भी तैयार हो गया होगा। बाकी देखिए, कमेंट बॉक्स में फालतू के कमेंट ना करें कि हाय हेलो आपस में बातचीत। बच्चों, पढ़ने पे ध्यान दो आप। क्लियर है? फिर आगे जीएस स्पेशल बहुत तंगड़े से बैचेस लेके आऊँगा, वहाँ से आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 7 से 10 दिन के अंदर। तो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कि भारत में वकील कोट क्यों पहनते हैं। इंडियन एडवोकेट एक्ट 1961 के ड्रेस में निर्धारित है। दूसरा, अभियोजक कौन होता है? आरोपी। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो आरोपी जब तक अपराधी सिद्ध नहीं हुआ, उससे पहले अभियोजक है, एक्यूज्ड है। क्लियर है? तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं।
आज हम पढ़ने वाले हैं सन 1860 के आईपीसी के अध्याय। और आप सब जानते हैं कि आईपीसी 1860 में जो कुल अध्याय हैं वो 23 हैं। कितने हैं बेटा? 23 हैं। और जो दूसरी चीज आपको समझनी है, कुल धाराएं कितनी हैं? 511 धाराएं हैं। इस चीज को आपको समझना है दोस्तों। तो आईपीसी 1860 जो कि 1860 में बनी, उसमें कुल अध्याय 23 में कुल धाराएं 511 हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पहला अध्याय। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है? तो मैं लिख लेता हूं, आज आपका क्लियर हो जाएगा ये अध्याय पूरी तरह बहुत बढ़िया से। तो अध्याय प्रथम, ठीक है। और इस अध्याय का नाम है प्रस्तावना या उद्देशिका। इस चीज को समझना है। और इसमें जो धारा है 1 से लेकर 5 तक है, इस चीज को आपको समझना है। तो मेरा पहला प्रश्न है कि आईपीसी 1860 के अध्याय प्रथम का नाम क्या है? प्रस्तावना या उद्देशिका। और इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? 5 धाराएं हैं। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 5 तक। जिस प्रकार आप संविधान में आर्टिकल पढ़ते हैं कि भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4, ठीक वैसे ही हम आईपीसी पढ़ रहे हैं। और आईपीसी यानी सेक्शन जो है, धारा जो है, दफा जो है, वो कहां से कहां तक है? पहले में 1 से लेके 5 तक है। इस चीज को समझना। तो शुरुआत के 15 से 20 मिनट में आज हम अध्याय नंबर प्रथम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, एक एक एस्पेक्ट। तो कुल धाराएं इसमें हम पढ़ेंगे आज 5। इस चीज को आपको समझना है। देखिए, आते हैं अब सबसे पहली धारा पे। धारा प्रथम या धारा फर्स्ट। इस धारा को हम दफा कह सकते हैं, सेक्शन कह सकते हैं और धारा कह सकते हैं। धारा प्रथम में जो टाइटल लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है संहिता का नाम, नेम ऑफ कोड एवं विस्तार। इसका एक्सटेंशन कहां तक है? अब इस चीज को समझना दोस्तों। आईपीसी की धारा 1 में सिंपल सी चीज लिखा है संहिता का नाम एवं विस्तार। यानी जो सबसे पहला चैप्टर है जिसको हम प्रस्तावना कह रहे हैं, उद्देशिका कह रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बता रही है आईपीसी कि मैं क्या हूं। तो धारा पहली ये कहती है आईपीसी की कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां कहां तक फैली हुई हूं, मैं कहां कहां तक लागू होंगी। ये बात किस सेक्शन में है? धारा फर्स्ट में है। तो अब देख लेते हैं कि संहिता का नाम क्या है और संहिता का विस्तार क्या है। तो देखिए, अगर मैं संहिता के नाम की बात करूं तो इस संहिता का नाम है भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं 1860। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यह 1860 में बनके तैयार हुई थी और 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। इस चीज को आपको समझना है। पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज हम सेक्शन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में कोड का नाम क्या है, एक्सटेंशन कहां तक है, यानी विस्तार कहां तक है। तो संहिता का पूरा नाम है भारतीय दंड संहिता 1860। इंग्लिश में नाम है इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860। और अगर मैं उर्दू के नाम की बात करूं तो ताज इराद ए हिंद, ताज इराद ए हिंद। अगर आपने पुरानी पिक्चरें देखी हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि ताज इराद ए हिंद के अनुसार, दफा 2 के अनुसार ये, यानी दफा शब्द आता है। तो देखो बेटा, सबसे पहला एस्पेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि धारा 1 ये कहती है कि हमारी संहिता का नाम है भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड या ताज इराद ए हिंद, जो 1860 में बनी और 1862 में लागू होती है। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए आगे क्या होगा। अब दूसरा एस्पेक्ट आ गया विस्तार, कि आखिर आईपीसी का विस्तार कहां तक है। तो अब विस्तार वाले एस्पेक्ट को समझ लेते हैं कि विस्तार कहां कहां तक है। तो जब ये धारा जब ये संहिता हमने लागू की, बनाई, तो उसमें एक लाइन लिखी थी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये जो धारा है पूरे भारत में लागू होगी,
पूरे भारत में लागू होगी। इस चीज को आपको समझना है। ये तब की बात बता रहा हूं जब ये बना, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू होगी, ये वाली लाइन शुरू में लिखी थी। लेकिन आप सब जानते हैं, करंट अफेयर्स में हमने ऑफलाइन में भी पढ़ाया कि 5 अगस्त 2019 को अमित शाह, जो कि माननीय गृह मंत्री हैं, वो एक बिल लेके आए जिसका नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और ये जो बिल है ये 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। इस चीज को समझना है, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया। और जब हस्ताक्षर कर दिया तो इसमें एक बात लिखी कि इस को हम 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर देंगे। तो देखो आपके काम की बातें कौन सी हैं जो अब आपको सीखनी है। वर्तमान में आईपीसी 1860 पूरे भारत में लागू है, और पूरे भारत में लागू कब से हुई, 31 अक्टूबर 2019 से हुई। तो आपसे कोई पूछे क्या वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है, तो आप कहना हाँ भैया लागू है। कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। अगर कोई आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में जो पहले आरपीसी था, रणवीर पेनल कोड था, रणवीर दंड संहिता था, वो कब हट गया, तो वो हट गया बेटा 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति का एक आदेश आया, नोटिफिकेशन आया, और उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो आर्टिकल 370 था उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को रद्द घोषित कर दिया, हटा दिया गया। और 9 अगस्त को इसको क्या मिला, मंजूरी मिल गई। तो ध्यान में रखना है, वर्तमान में आईपीसी पूरे भारत में लागू है, पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, और पूरे भारत में लागू हुआ है ये 31 अक्टूबर 2019 से। तो देखिए संहिता का नाम क्या है, भारतीय दंड संहिता, और इसका विस्तार आज कहाँ है, पूरे भारत पर है। लेकिन पहले किस पे था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, केवल और केवल पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन वर्तमान में पूरे भारत में लागू है 31 अक्टूबर 2019 से। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि धारा फर्स्ट जो है वो आपकी क्लियर हो रही होगी। तो संहिता का नाम और विस्तार कहाँ लागू है, पूरे भारत में। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि ये जो धारा अब कह रही है कि वर्तमान में पूरे भारत में आईपीसी लागू है, तो पूरे भारत का मतलब क्या है। तो अगर मैं इंडिया को देखूं, ये जो पूरा भारत है, तो देखिए भारत के अंदर क्या आता है, स्थल आता है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये जो पूरा एरिया है हमारा, इस पूरे स्थल पर क्या लागू होगी, आईपीसी। दूसरा, जितना एरिया भारत का है उसके वायु में, ऊपर जो भी वायु में, यानी कह सकते हैं हवा में कोई भी अपराध होता है तो वो किसके अनुसार सॉर्ट आउट होगा, आईपीसी के अनुसार। उस पर भी आईपीसी लागू होगी। जैसे भारत के राज्य क्षेत्र में ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, तो ध्यान में रखना उस हवाई जहाज में कोई भी क्राइम होता है भारत के राज्य क्षेत्र के ऊपर, जैसे आप आगरा में रहते हैं तो आगरा में ऊपर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो भारत में आगरा है, तो ध्यान में रखना उस हवाई जहाज में अगर कोई क्राइम होता है तो आईपीसी के तहत अपराध घोषित होगा और उसका दंड बोलेगा। और तीसरी चीज है बेटा जल, इस चीज को समझना। तो भारत का जो जलीय क्षेत्र है उसमें भी अगर कोई अपराध होता है, चाहे वो भारत में जलीय क्षेत्र में जहाज हो, उस जहाज में कोई अपराध होता है तो उसको भी हम आईपीसी के अंदर काउंट करेंगे। कैसे, देखिए जैसे ये भारत का तटवर्ती क्षेत्र है और यहाँ से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल मील तक भारत की सीमा होती है। तो ये तो भारत की स्थलीय सीमा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारत की जलीय सीमा है। इस चीज को समझना, प्रादेशीय जल सीमा, और ये जो लाइन है ये अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा है। तो यहाँ के उधर सभी देशों का अधिकार, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो जल है जो फैला पड़ा है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पे भारत का अधिकार है। तो यहाँ के अंदर भी कोई कार्य होगा, जब आप मैप देखते हैं तो चारों तरफ जो नीला नीला है, और भारत के स्थलीय सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक, जो कि लगभग बनता है 22.1 किलोमीटर, यानी भारत के स्थलीय सीमा से 22.1 किलोमीटर तक कोई भी क्राइम होता है, कोई भी घटना घटती है, तो उस क्षेत्र में भी क्या लागू होगा बेटा, आईपीसी लागू होगा। इस चीज को आपको समझना है, अर्थात भारतीय दंड संहिता लागू होगी।
तो बताइए मुझे, वर्तमान में क्या जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है, यस या नो? तो आप कहेंगे यस। अगर मैं बोलूं जम्मू कश्मीर में आईपीसी कब लागू हुई, 31 अक्टूबर 2019। अगर मैं बोलूं आरपीसी जम्मू कश्मीर से कब रद्द हुई, 5 अगस्त 2019। अगर मैं बोलूं कि भारत की स्थलीय सीमा से कितनी दूरी तक जल में कोई क्राइम होगा तो आईपीसी के तहत आएगा 12 नॉटिकल माइल तक, अर्थात 22.1 किलोमीटर तक अगर कोई भी कार्य होता है, कोई भी अपराध होता है तो आईपीसी के तहत काउंट करेंगे। तो भारत के स्थल पर, भारत की वायु में, भारत के जल में जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां तक भारत का क्षेत्र आता है वहां पे कोई भी अपराध होता है तो भारतीय दंड संहिता का वहां तक विस्तार होगा, वो लागू होगी, उसके तहत अपराध घोषित होगा, उसी के तहत दंड दिया जाएगा। तो बेटा धारा 1 मैं आशा करता हूं कि क्लियर हो गई होगी। धारा 1 में है संहिता का नाम और विस्तार। संहिता का नाम है भारतीय दंड संहिता और विस्तार इसका वर्तमान में पूरे भारत पर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा बताना चाहता हूँ। आपने बेटा एक शब्द सुना होगा दूतावास, जिसको हम एम्बेसी कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि भारत के दूतावास अमेरिका में भी हैं, चीन में भी हैं, अन्य देशों में भी हैं। तो भारत का जो दूतावास है अन्य देशों में बना है, तो वो जो दूतावास जिस स्थान पर है वो भारत का स्थान माना जाएगा। और अमेरिका का दूतावास एम्बेसी जो भारत में है, उस जगह पर अमेरिका के कानून लागू होंगे, उस जगह पर अमेरिका की शक्ति होगी, वो जगह भारत के राज्य क्षेत्र में नहीं मानी जाती। जैसे भारत के दिल्ली में अमेरिका का दूतावास बना हुआ है मान लो, और उस दूतावास में जो जगह है वो जगह किसकी मानी जाएगी, अमेरिका की मानी जाएगी। तो उस जगह पर सामान्यतः हमारी आईपीसी को लागू नहीं किया जाता। इस चीज को आपको समझना है। अब चलते हैं बेटा धारा 2 के तरफ, इस चीज को देखना है आपको। धारा 2 क्या कहती है इस चीज को समझते हैं। क्लियर है? धारा 2 कहती है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, इस चीज को समझना है आपको। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, ये हमारा भारत है और इसके भीतर कह रहा है। तो इसके भीतर कौन कौन रह रहा है? एक तो देसी लोग रह रहे हैं अर्थात भारतीय नागरिक, प्लस विदेशी लोग भी रह रहे हैं। कोई लाल किला देखने आया, कोई कुतुब मीनार देखने आया, कोई ताजमहल देखने आया, कोई यहाँ नौकरी कर रहा है। तो ध्यान में रखना, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड जो है वो सेक्शन 2 में है, धारा 2 में है। और धारा 2 ये कहती है कि भारत के राज्य क्षेत्र में चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, अगर यहाँ पे कोई अपराध करता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, आईपीसी का विस्तार होगा, तो उसको जो दंड दिया जाएगा, अपराध का प्रकार जो घोषित होगा वो आईपीसी 1860 के अनुसार होगा। तो मैं अगर मानूं अमेरिका का एक व्यक्ति भारत में आकर आगरा में बलात्कार कर देता है, या अमेरिका का एक व्यक्ति भारत में आकर चोरी करता है या हत्या कर देता है, तो ध्यान में रखना उस पर हमारी आईपीसी के सेक्शन लागू होंगे और उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। तो अगर भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देसी हो या विदेशी, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ऐसी बात कहाँ लिखी है? धारा 2 में लिखी है। इस चीज को समझना है। लेकिन इस धारा के कुछ अपवाद हैं, उस अपवादों को समझिए। पहला अपवाद है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, भारत में जो राज्यपाल का पद है और भारत में जो प्रधानमंत्री का पद है, जब तक ये अपने पद पर हैं तब तक हम इनको सामान्यतः गिरफ्तार नहीं करेंगे, इन पर दीवानी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाएंगे, है ना। ये एक अपवाद है आईपीसी का, जब तक ये अपने पद पर हैं। दूसरा अपवाद है कि अगर कोई विदेशी देश का सम्राट है, जैसे ब्रिटेन की महारानी हो गए, ब्रिटेन के महाराजा हो गए, तो जो विदेशी राजनायक हैं, विदेशी दूत हैं, विदेशी सम्राट हैं, उन पर हमारी राष्ट्रीय विधि लागू नहीं होगी।
तो अगर ब्रिटेन की महारानी है तो उस पर हमारी राष्ट्रीय विधि जो है वो लागू नहीं होगी। ये इसका एक अपवाद है, इस चीज को समझना है। और तीसरा इसका अपवाद है सेना, कि अगर हम किसी शत्रु देश के साथ युद्ध करते हैं, जैसे हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ और पाकिस्तान के किसी सैनिक को हमने पकड़ लिया, तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी। हमारे सेना अधिनियम अलग से बना हुआ है, सेना के नियम अलग से बने हुए हैं, तो उसको सैनिक न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा, उस पर केस चलेगा, लेकिन आईपीसी के अनुसार नहीं। इस चीज को समझना है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री पर पद पर रहते हुए नहीं चलता। दूसरा, अगर कोई विदेशी सम्राट है, राजनायक है, दूतावास है, उनके पुत्र पुत्री हैं, उन पर आईपीसी लागू नहीं होगी। और अगर कोई सेना में व्यक्ति है हमारे यहाँ भी, या विदेशी जो शत्रु देश है उसका कोई सैनिक हमने पकड़ लिया, तो उस पर भी आईपीसी लागू नहीं होगी युद्ध के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करता हूं कि आप धारा 2 समझ गए होंगे। और धारा 2 में बस मैं यही बताना चाह रहा हूं कि भारत के भीतर किए गए अपराध, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो भारत का नागरिक करे या विदेशी, उस पर आईपीसी लागू होगा। क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं धारा 3 की ओर, देखते हैं धारा 3। और धारा 3 क्या कहती है कि भारत से परे किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। इसको अभी मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। यानी धारा 3 कहती है भारत से परे किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। भारत से परे यानी भारत से अलग किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान। इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझिए कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और वह किसी अन्य देश में जाके क्राइम करके आ जाता है, अपराध करके आ जाता है, स्पष्ट क्या कह रहा है, भारत से परे यानी इंडिया से अलग। तो मान लो भारत का कलुआ नामक व्यक्ति अमेरिका में गया और अमेरिका में बलात्कार करके आ गया, अमेरिका में चोरी करके आ गया, अमेरिका में मर्डर करके आ गया, तो धारा 3 ये कहती है कि अगर वह आईपीसी के 1860 के तहत अपराध है तो ऐसा माना जाएगा कि वह अपराध भारत के भीतर ही हुआ है। इस चीज को समझना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने भारत के अंदर कोई अपराध किया है तभी आपको सजा मिलेगी। अगर आप भारत के नागरिक हैं और किसी दूसरे देश में जाके कोई अपराध करके आते हो और वो अपराध हमारे आईपीसी 1860 में डिफाइन है, उसके लिए सजा है, तो बेटा आप पर केस चलेगा, आप अपराधी हैं, आप जेल में जाएंगे। इस चीज को समझना। अर्थात कलुआ नामक व्यक्ति भारत में एक शादी कर लेता है, लेकिन जब वह जॉब के लिए अमेरिका में जाता है, 2 साल वहां रहने के बाद वहां भी एक शादी कर लेता है। तो ध्यान में रखना, भारत में 2 शादी की अनुमति नहीं मिलती। पहली पत्नी ने उसकी शिकायत करी तो बेटा उस पर केस चलेगा, भले ही वो शादी अमेरिका में की गई हो। या भारत का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाके हत्या करके आ जाता है, तो जो मर्डर का हमारे सेक्शन है वो उस पर लग जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। तो भारत से परे किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान, इसका मतलब है यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वह अपराध भारत में हुआ है, क्योंकि उस अपराध की परिभाषा, अपराध के लिए दंड कहाँ है, आईपीसी 1860 में। इसलिए ये तीसरा कॉन्सेप्ट एक ये है। इसका तीसरे का दूसरा एस्पेक्ट भी समझिए। जैसे दूसरा एस्पेक्ट आप ये समझिए कि अमेरिका में एक व्यक्ति है, हेनरी नामक व्यक्ति है, उसने आगरा में, जो आगरा के सबसे बड़े जूता व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, पूरन डावर साहब, तो अमेरिका के हेनरी नामक व्यक्ति ने आगरा के पूरन डावर साहब, जो कि जूता के सबसे बड़े बिजनेस व्यापारी हैं, उनसे कांटेक्ट किया और कहा कि हम आपको जूता से संबंधित रॉ मटेरियल, कच्चा माल भेजेंगे, आप अपनी फैक्ट्री में तैयार करना, जूते बनाना, एक्सपोर्ट करना। तो इन दोनों के आपस में एक डील हो गई कि ठीक है, आप मुझे कच्चा माल देना, उस कच्चे माल का जो पेमेंट होगा वो मैं आपको दूंगा। तो हेनरी ने टेलीफोन के द्वारा
या फैक्स के द्वारा या पत्र के माध्यम से ये डील की, और इस डील के तहत एडवांस पेमेंट हेनरी ने कहा कि मैं अपना एक व्यक्ति इंडिया में भेज रहा हूं, उसको आप 10 लाख रुपए कैश दे दो। 10 लाख रुपए उस व्यक्ति को मिल गए, लेकिन क्या हुआ कि हेनरी ने कोई रॉ मटेरियल, कच्चा माल पूरन डावर साहब को नहीं भेजा। तो ऐसे में ये क्या कहलाया? फ्रॉड कहलाया, 420 कहलाया। तो दफा 420 के तहत हम उस हेनरी नामक व्यक्ति पे इंडिया में केस कर सकते हैं, क्योंकि जो पूरन डावर साहब थे वो कहाँ के थे? इंडिया के थे। इस चीज को समझना है। तो दोस्तों, ये जो धारा 3 है ये कहती है कि भारत से परे किए गए अपराध, भारत से बाहर रहकर अगर कोई भारतीय व्यक्ति करता है या कोई अन्य व्यक्ति करता है लेकिन उसके साथ जो भारत में रह रहा हो, तो बेटा उसको हम अपराध मानेंगे और आईपीसी के सेक्शन उस पर लागू होंगे। आशा करता हूं कि आप धारा 3 भी समझ गए होंगे। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए धारा 3 के और एस्पेक्ट क्या बन सकते हैं, और एस्पेक्ट से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बेटा, तो 3 धाराएं हमने अभी तक आपकी क्लियर कर दी। पहली, संहिता का विस्तार एवं नाम। दूसरा, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। तीसरा, भारत से परे किए गए अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था। अब देखते हैं हम धारा 4, और धारा 4 क्या कहती है इसको आप देखने का प्रयास करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी आईपीसी 1860 का एक्सटेंशन। अब देखिए इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको समझने का प्रयास करना है। एक्स्ट्रा टेरिटरीज ऑफेंस, इस चीज को आपको समझना है। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, ये वाली बात लिखी हुई है आईपीसी 1860 की धारा 4 में। अब इसको समझते हैं अपने देसी भाषा में एग्जाम्पल के माध्यम से। राज्य क्षेत्रातीत, एक्स्ट्रा टेरिटरीज यानी क्षेत्र से बाहर, इस चीज को समझना है। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, इसका मतलब क्या है? इसका पहला मतलब तो ये है बेटा कि भारत राज्य से अलग अगर हम कोई अपराध करते हैं, यानी कोई भारत का नागरिक भारत राज्य से बाहर अपराध करता है, बाहर अपराध करता है, तो उस पर संहिता का क्या होगा? विस्तार होगा, अर्थात आईपीसी 1860 लागू होगा। जैसे मैं रंजीत यादव भारत का नागरिक हूं और मैंने जाके अफ्रीका में कोई क्राइम कर दिया, तो मुझ पर आईपीसी 1860 लागू होगी। लेकिन दूसरी बात इस धारा की ये कहती है कि अगर कोई हवाई जहाज है, अगर कोई पोत है, अगर कोई पानी वाला जहाज है, ध्यान में रखना, हवाई जहाज हो, पोत हो, जहाज हो, चाहे वो उड़ने वाला जहाज चाहे पानी में चलने वाला जहाज, ये तीनों रजिस्टर्ड हैं भारत में। अर्थात ये तीनों जहाज, हवाई जहाज, पोत भारत में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं, इन पर भारत का झंडा लगा हुआ है और वर्तमान में ये जहाज दूसरे देश में है। तो ध्यान में रखना, इस जहाज में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या कोई और, तो उस पर इस संहिता का क्या होगा? विस्तार होगा, अर्थात लागू होगा, क्योंकि लिखा है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर, राज्य के क्षेत्र से अति दूसरी तरफ पर ये संहिता लागू होगी। यानी इंडिया में रजिस्टर्ड हमारे जो एयरप्लेन हैं, हमारे जो हवाई जहाज हैं, पोत हैं, इस पे कोई भी कार्य, कोई भी अपराध होता है तो उस पर 1860 लागू होगा। ये बात कौन कह रही है? धारा 4। शर्त लेकिन ये है कि ये जो जहाज है वो भारत के होने चाहिए, भारत में पंजीकृत होने चाहिए, भले वो किसी देश में हो। मान लो हमारा एक हवाई जहाज वर्तमान में अमेरिका में उड़ रहा है, अमेरिका की सीमा में, और फिर उस हवाई जहाज के अंदर चोरी हो जाती है या मर्डर हो जाता है या बलात्कार हो जाता है, तो उस व्यक्ति पर 1860 लागू होगा, चाहे वो भारत का हो या किसी अन्य देश का हो। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को समझना। तीसरी चीज जो आपको इसमें सीखनी है वो ये कि कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी संगणक अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से या सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगर भारत में फ्रॉड होता है,
अगर भारत में धोखाधड़ी होती है तो समझ जाना उस पर भी 1860 लागू होगा। ये बात नई जोड़ी गई है बेटा 2009 में, इस चीज को समझना। अक्टूबर 2009 में इसको जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है समझिए। मान लो अमेरिका का एक व्यक्ति है, उसने अमेरिका में बैठे बैठे आगरा के भगवान टाकीज में स्थित एक्सिस बैंक के सर्वर को हैक कर लिया, उसके अकाउंट को चुरा लिया, हैक कर लिए, पैसे ट्रांसफर कर लिए। तो चूंकि वो एक्सिस बैंक इंडिया में है और जो व्यक्ति है वो अमेरिका में बैठे बैठे अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा यहां पर हैक करता है, तो ध्यान में रखना उस व्यक्ति पर कौन सी संहिता लागू होगी? 1860 आईपीसी। क्लियर है दोस्तों? तो इस चीज को आपको समझना है। मैं इस धारा के माध्यम से आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई हवाई जहाज है, पोत है, जहाज है जो भारत में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उस पर भारत का झंडा लगा है, इस जहाज या पोत में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे भारत का चाहे विदेशी, अगर कोई अपराध करता है तो भारत के कानून अर्थात आईपीसी लागू होगा। किसी व्यक्ति ने कंप्यूटर के माध्यम से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत की बैंकों का या किसी भी चीज का सर्वर या अकाउंट चोरी किए, पैसे चोरी किए, तो उस व्यक्ति पर भी 1860 लागू होगी। और तीसरी चीज, अगर कोई भारत का नागरिक भारत से बाहर अपराध करता है तो उस पर भी 1860 लागू होगी। इस चीज को आपको समझना है। यह है बेटा सेक्शन 4। अब आ जाते हैं हम अध्याय फर्स्ट के सेक्शन 5 पर कि आखिर सेक्शन 5 है क्या। क्लियर है दोस्तों? इसको देखने का प्रयास करते हैं। सेक्शन 5 धारा 5। धारा 5 कहता है कि कुछ विशेष विधियों पर स्पेशल लॉ पर ये संहिता लागू नहीं होती। ये मैंने अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको कि कुछ विशेष विधियों पर यह संहिता लागू नहीं होती। यानी जो सेक्शन 5 अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आईपीसी है ये कुछ स्पेशल लॉ में लागू नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं सेना अधिनियम, आर्मी एक्ट 1950, तो सेना का अपना नियम है, अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशन है। विदेशी देश से हमारी लड़ाई हुई, विदेशी शत्रु हमने पकड़े, तो उस पर सेना अधिनियम लागू होगा, ना कि आईपीसी लागू होगा। या हमारी नौसेना ने या किसी भी सेना ने अगर किसी के खिलाफ, किसी और ने देश के खिलाफ विद्रोह किया है, मारा है किसी को, तो उस पर आईपीसी लागू नहीं होगी। या आपने देखा होगा एक नया आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम, जब से विजय माल्या, नीरव मोदी पैसे लेके भागे हैं, तो एक नया हम लेके आए आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम। तो ये अपने आप में एक अलग एक्ट है, अपने आप में एक अलग विधि है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत से बहुत सारा पैसा लेके भाग जाता है तो उस पर इस एक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी, ना कि 1860 के अनुसार होगी। अगर कोई व्यक्ति सेना में है तो सेना अधिनियम के अनुसार कार्रवाई होगी, ना कि 1860 के अनुसार। तो सेक्शन 5 ये कहता है कि आईपीसी कुछ ऐसी विधियां स्पेशल अलग से हैं, चाहे वो स्थानीय विधि हो या विशेष विधि, उन पर आईपीसी लागू नहीं होता। जिसमें सेना अधिनियम आ गया, आर्थिक अपराध भगोड़ा अधिनियम हो गया, नौसेना, सेना, इन पर किसी भी कीमत पे आईपीसी लागू नहीं होगा। तो ये 5 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में मैंने बताया संहिता का नाम और विस्तार। संहिता का नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, विस्तार वर्तमान में पूरे भारत पर है। ठीक है। दूसरा मैंने बोला भारत के अंदर, भारत के भीतर किए गए अपराधों के संदर्भ में दंड का प्रावधान। तो भारत के भीतर चाहे विदेशी नागरिक करे अपराध, चाहे भारत का नागरिक करे, उस पर आईपीसी लागू होगी। तीसरा हमने बताया कि भारत से परे जाके अगर कोई अपराध करता है, भारत का नागरिक अगर अमेरिका में कोई क्राइम करता है तो उस भारतीय नागरिक पर भी 1860 लागू होगी। चौथा बताया राज्य के क्षेत्रातीत जाके अपराध, हमारा कोई हवाई जहाज है, पोत है, जहाज है, वो भले ही दूसरे देश में, लेकिन वो जहाज रजिस्टर्ड इंडिया में, उस पर कोई क्राइम होता है तो वो भारत की 1860 उस पर लागू होगी। और सेक्शन 5 कुछ विशेष अधिनियम या कुछ विशेष नियम या स्थानीय विधियों पर आईपीसी लागू नहीं होती। ये 5 सेक्शन है बेटा जो आपके अध्याय फर्स्ट में आते हैं। इन 5 सेक्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है, इस चीज को समझना है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा
आगे की ओर। चलिए, देखा थंबनेल पे आपने देखा होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपराध क्या है, ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है, अपराध क्या है, अर्थात अपराध की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्राइम। तो ध्यान में रखना, आईपीसी के सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है। ये प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से अपराध की परिभाषा आईपीसी की कौन सी धारा में है, 40 में है। तो देखो, अपराध की अलग अलग विद्वानों ने, स्कॉलर ने परिभाषाएं दी, लेकिन आपको वो नहीं जानना। अगर आप लॉ स्टूडेंट होते तो जानना था। अपराध का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई व्यक्ति भारत में राज्य के विरुद्ध, राज्य के नियमों के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध, अधिनियमों के विरुद्ध गैर कानूनी कार्य करता है तो वह अपराध है। अगर हम भारत सरकार के द्वारा, भारत राज्य के द्वारा बनाए गए नियम, अधिनियम, संविधान, इनकी बातों को नहीं मानते, इनके अगेंस्ट में जाके कार्य करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं। इस चीज को समझना। मैंने चोरी की, मैंने डकैती की, मैंने बलात्कार किया, मैंने लूट की, मैंने मर्डर किया, तो ये सब अपराध है, क्योंकि हमने राज्य के नियमों के अगेंस्ट में जाके कार्य किया है। तो सिंपल सी चीज जो आपको जानना है, आईपीसी की सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा है, और अपराध ऐसे कार्य होते हैं जो राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों के विरुद्ध होते हैं। क्लियर है दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, अपराध राज्य के नियमों के विरुद्ध हो गए, तो अपराध किस किस के विरुद्ध हो सकता है, इस चीज को समझना है। तो अपराध एक विरुद्ध हो सकता है राज्य के, किसके अगेंस्ट से, राज्य के। तो राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अपराध हो सकते हैं, जैसे आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल पर टिप्पणी की, आपने इन्हें मारने की कोशिश की, आपने इनके कार्य को रोकने की कोशिश की, देशद्रोह, राजद्रोह, ये सब राज्य के विरुद्ध अपराध हैं। या आपने भारत का युद्ध पाकिस्तान से चल रहा है और आप पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो अपराध हैं वो किसके अपराध हैं, राज्य के विरुद्ध अपराध है। या अपराध एक हो सकता है मानव शरीर के विरुद्ध, मानव शरीर के विरुद्ध। ध्यान में रखना, अगर आपने किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, बलात्कार कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, किडनैप कर लिया, तो ये सब किसके प्रति हैं, ये अपराध मानव शरीर के विरुद्ध हैं। और तीसरा है संपत्ति के विरुद्ध। अगर आपने किसी की संपत्ति को चोरी की, लूट की, डकैती की, तो ध्यान में रखना ये अपराध संपत्ति के विरुद्ध आते हैं। तो अपराध राज्य के विरुद्ध हो सकता है, अपराध मानव शरीर के विरुद्ध हो सकता है, अपराध संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है। संपत्ति में चोरी को पढ़ेंगे, लूट को पढ़ेंगे हम लोग, डकैती को पढ़ेंगे। मानव शरीर में हम हत्या को पढ़ेंगे, बलात्कार को पढ़ेंगे, किडनैप को पढ़ेंगे। राज्य के विरुद्ध हम देशद्रोह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, देशद्रोह पढ़ेंगे, राजद्रोह पढ़ेंगे, या आप आतंकवादी घटनाओं को देखेंगे। तो इस चीज को समझना, कोई भी व्यक्ति अपराध राज्य के विरुद्ध कर सकता है, मानव शरीर के विरुद्ध कर सकता है, या संपत्ति के विरुद्ध कर सकता है। इस चीज को आपको समझना है। अब अपराध करने के लिए कितनी चीजें होती हैं, या अपराध का क्रम क्या है, तो ध्यान में रखना, सबसे पहले अपराध के स्तर में, स्टेजेस में सबसे पहला आता है आशय, जिसको हम बोलते हैं मन बनाना, यानी अपराध करने का मन बनाना, या आशय क्या है आपका, इस चीज को समझना है। यानी सबसे पहले आपके मन में जब विचार आए कि चलो यार उसकी संपत्ति लूटते हैं, चलो यार उसके साथ बलात्कार करते हैं, चलो यार उसका मर्डर करते हैं, ये जो विचार सबसे पहले मन में आया, तो इसी को कहते हैं अपराध का आशय या मन बनाना, अपराध करने के लिए मन बनाना। इस चीज को समझना है। और इसका जो दूसरा बेसिकली हमारा एस्पेक्ट है वो है तैयारी, प्रिपरेशन। और जब आप मन बना लेते हैं अपराध करने का, तो अब आप उसकी क्या करने लगते हैं, तैयारी करने लगते हैं। अब आप एक गिरोह बनाएंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे, हाँ बेटा कलुआ आजा, मलुआ आजा, भूरा आजा, आज रात में 8 बजे डकैती करने चलते हैं। तो अब आपने तैयारी की, कलुआ मलुआ भूरा सबको बुला लिया। अब आपने क्या किया, अब आपने हथियारों को इकट्ठा करना शुरू किया, यानी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस चीज को समझना। अब आपने क्या किया, 2 से 3 हथियार, बंदूक, राइफल, कट्टा, जो भी आपके पास है आपने जुटाए। तो आपने ग्रोह को बनाया, आपने हथियार जुटाए, तो ये क्या है, तैयारी है, ये क्या है, आशय है। तो अभी तक आपने अपराध किया नहीं है। एक तो आप अपराध का आशय अर्थात मन बना चुके हैं, और अपराध करने की तैयारी कर चुके हैं। तो आईपीसी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति
व्यक्ति ने केवल अपराध का आशय मन बनाया है या तैयारी कर दिया है तो अभी तक तो ये अपराधी नहीं है, अर्थात दंडनीय नहीं है। इस चीज को समझना। आपके भी मन में विचार आता होगा जो आपको छेड़ता होगा, आपको परेशान करता होगा कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा या मार दूंगी। तो क्या है, आपके मन में विचार आ रहा है लेकिन आपने मारा नहीं है उसको, इसलिए आप अभी तक क्या नहीं है, अपराधी नहीं है। तो ठीक वैसे ही आईपीसी ये कहती है कि अगर किसी ने अपराध का मन बनाया है और सिर्फ तैयारी की है, कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे आतंकवादी घटनाएं, नक्सलवादी घटनाएं, उनको छोड़ के, तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, दंड नहीं दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा तीसरा, वो है अपराध का प्रयत्न करना। यानी अब आपने लागू कर दिया, आपने मन बना लिया, आपने गिरोह और हथियार इकट्ठे कर लिए, अब आपने प्रयास किया अपराध करने का। पूरा आपका कलुआ मलुआ भूराओं का गैंग रात के 8 बजे किसी के घर में चढ़ गया और वहां से चोरी करने का प्रयास कर रहा है। किसी ने पुलिस को फोन लगाया, पुलिस आ गई, आपको खूब कूटा, पकड़ ले गए। भले ही आप अपराध करने में, जो आपका उद्देश्य था चोरी करना, उसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन आप अपराधी हैं, आपको दंड मिलेगा। तो ध्यान में रखना, आईपीसी के अनुसार अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय माना गया है, लेकिन तैयारी और आशय को क्या नहीं माना, दंडात्मक नहीं माना, अपराध नहीं माना। तो ध्यान में रखना, अपराध के कुछ स्टेज हैं, स्तर हैं। सबसे पहला, कोई व्यक्ति अपराध का मन बनाता है, आशय आता है, उसके बाद फिर उस अपराध की तैयारी करता है, और जैसे ये दोनों चीजें होती हैं तो फिर अटेम्प्ट करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और उस कोशिश में कोई पकड़ा भी जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। इस चीज को आपको समझना है। क्लियर है दोस्तों? तो अपराध राज्य के विरुद्ध हो सकता है, अपराध शरीर के विरुद्ध हो सकता है, अपराध संपत्ति के विरुद्ध हो सकता है। अपराध की परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 40 में दी गई है। अपराध ऐसे कार्य होते हैं जो राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध होते हैं। अपराध के 3 स्तर होते हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न। प्रयत्न दंडात्मक है, अर्थात अपराध है, जबकि तैयारी, आशय को आईपीसी में क्या नहीं माना गया, अपराध नहीं माना गया। अब देख लेते हैं द टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, अपराध के प्रकार। ठीक है, अपराध के प्रकार। अब इस चीज को देखिए। सबसे पहला बेटा आज हम देखेंगे जमानतीय अपराध, जिसको बायलेवल ऑफेंस कहते हैं, बेलेबल ऑफेंस। और दूसरे हैं गैर जमानतीय अपराध, नॉन वेलेबल ऑफेंसेस, गैर जमानतीय अपराध। तो यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जमानतीय और गैर जमानतीय अपराध में अंतर क्या होता है। क्लियर है? पहला प्रश्न, जमानतीय अपराध और गैर जमानती अपराध की परिभाषा कहाँ है? तो सीआरपीसी के सेक्शन 2A में, सीआरपीसी के सेक्शन 2A में। तो ध्यान में रखना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि जमानती अपराध और गैर जमानती अपराधों की परिभाषा किस धारा में? तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 2A में गैर जमानतीय और जमानती अपराध की क्या है परिभाषा, और उसमें लिखा है कि अनुसूची फर्स्ट में दिए गए अपराध जमानतीय हैं और अनुसूची फर्स्ट में दिए गए अपराध गैर जमानतीय हैं। इस चीज को समझना है। यानी सीआरपीसी की धारा 2A और अनुसूची फर्स्ट ये बताती है कि जमानतीय अपराध कौन से हैं और गैर जमानतीय अपराध कौन से हैं। इस चीज को समझना है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जमानतीय अपराध ऐसे अपराध जिसमें जमानत मिल जाती है। तो ध्यान में रखना, इसका मतलब क्या है ये समझिए। ऐसे अपराध जिसमें जमानत थाने से ही मिल जाती है, थाने से ही मिल जाती है, अर्थात पुलिस वाले ही जमानत दे देते हैं, उसे हम कहते हैं जमानती अपराध। आपने किसी के चांटा मारा, आपने अपने किसी मित्र के शर्ट पे स्याही मार दी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, पुलिस की शिकायत करने पे आपको उठा के थाने में ले गई, या और भी कोई ऑफेंसेस किया, तो अगर आपके द्वारा किया गया कार्य जमानती अपराध है तो पुलिस थोड़ी देर बाद आपको छोड़ देगी, या
थाने से ही आपको जमानत दे देगी। तो जिस भी अपराध में आपको पुलिस जमानत दे, थाने से ही जमानत मिल जाए, तो समझ जाना मेरे द्वारा किया गया अपराध जमानती अपराध है। इस चीज को समझना है। पुलिस देगी ना कि न्यायालय, थाना देगा ना कि मजिस्ट्रेट। तो पुलिस आपको छोड़ दे, ये कोई एग्रीमेंट साइन करवा के कि आगे से नहीं करेंगे, तो समझ जाना ये जो अपराध है वो कैसा अपराध है, जमानती अपराध है। लेकिन गैर जमानती अपराध में ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसमें जमानत नहीं मिलती। ये बात बिल्कुल गलत है। गैर जमानती अपराध में भी जमानत मिलती है, लेकिन जमानत देता कौन है? कोर्ट। जमानत देता कौन है? मजिस्ट्रेट। इस चीज को समझना है। तो आपने कोई अपराध किया और वो अपराध गैर जमानती अपराध है, चाहे चोरी हो, हत्या हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, तो ध्यान में रखना, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगी और मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करेगा, न्यायाधीश, कि क्या आपको जमानत दी जानी चाहिए या नहीं, या आपको पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाना चाहिए। तो ध्यान में रखना, अगर कोर्ट आपको जमानत दे देता है, मजिस्ट्रेट आपको जमानत दे देता है, तो है गैर जमानती अपराध। पुलिस या थाना जमानत देता है तो है जमानती अपराध। दूसरा, मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये अति गंभीर किस्म का अपराधी है, ये समाज के लिए घातक है, तो कह देगा ये पुलिस कस्टडी के लिए इसको भेज दो। आपने फिल्मों में देखा होगा कि मैं इसको पुलिस कस्टडी के लिए भेजता हूं। आगे देखेंगे लेक्चर में पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में अंतर क्या होता है। और पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिनों की होती है। कितने दिनों की? 15 दिनों की, जिसको हम कहते हैं कि रिमांड पे ले रहे हैं। तो पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों के लिए ही रखा जा सकता है। तो दोस्तों इस चीज को समझना, ऐसे अपराध जिसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट जमानत दे उसको गैर जमानती अपराध कहते हैं, और कोर्ट या मजिस्ट्रेट जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को जमानत दे, अगर अति गंभीर है तो वह पुलिस कस्टडी के लिए भी भेज सकता है, उसके बाद तय करेगा जमानत देनी है या नहीं। लेकिन अगर आपको पुलिस और थाने से जमानत मिल जाए तो ये जमानती अपराध होते हैं। इस चीज को आपको समझना है। सीआरपीसी की सेक्शन 2A अनुसूची 1 में जमानती और गैर जमानती अपराधों की चर्चा है। जमानती अपराध थाने से पुलिस दे देती है, जबकि गैर जमानती अपराध में जमानत मिल भी सकती है और जमानत नहीं भी मिल सकती, और अगर जमानत मिलती भी है तो देगा कौन? कोर्ट या मजिस्ट्रेट। दूसरा, जमानती अपराध में जमानत आपका एक मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन ऐसे अपराध में जमानत आपका मूल अधिकार नहीं होता। तो अगर आपके द्वारा किया गया कार्य जमानती अपराध है तो जमानत आपका क्या है? मूल अधिकार है। इस चीज को आपको समझना है दोस्तों। क्लियर है? तो जो अति गंभीर किस्म के अपराध हैं, चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बलात्कार, ये गैर जमानती में आ जाते हैं। इनमें भी जमानत मिलती है। आपने देखा होगा आपके गांव, गली, मोहल्ले में कोई व्यक्ति बेसिकली किसी की हत्या भी कर देता है, किडनैप भी कर देता है, फिर भी छूट के आ जाता है, तो वो गैर जमानती हैं, क्योंकि कहाँ से उसको जमानत मिली है? कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? देखिए बेटा, लास्ट आपका है आज का संज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और दूसरा है बेटा असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल क्राइम या ऑफेंसेस। समझिए, कई बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या है, दूसरा किस धारा में ये दिए गए हैं। तो ध्यान में रखना, संज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा 2C में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं बेटा? 2C में दिए गए हैं, जबकि असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा 2L में दिए गए हैं। पहला अंतर तो ये समझना है। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं निम्नलिखित में से संज्ञेय अपराध सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में? 2C में। असंज्ञेय अपराध किस में है? 2L में। अब देखिए इसका मतलब क्या है। संज्ञेय अपराध का मतलब है ये अपराध अति गंभीर किस्म के होते हैं, अति गंभीर किस्म के होते हैं, और पुलिस बिना वारंट के, और पुलिस बिना वारंट के आरोपी को या अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है।
गिरफ्तार कर सकती है। तो मूल अंतर यही है बेटा। ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर ले तो वह संज्ञेय अपराध होते हैं, जैसे चोरी है, डकैती है, मर्डर है, बलात्कार है। ये सब अति गंभीर किस्म के अपराध हैं। इसमें पुलिस को यह अधिकार है कि वह बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। उसका कारण ये है कि इसमें पुलिस कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकती कि हमें परमिशन दो, हमें बेसिकली वारंट दो कि हम इसको गिरफ्तार करें, क्योंकि तब तक आरोपी या अपराधी भाग जाता है। इसलिए पुलिस तुरंत बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। क्लियर है दोस्तों? तो संज्ञेय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 2C में है। ये अति गंभीर किस्म के होते हैं और पुलिस बिना वारंट के इसको गिरफ्तार कर सकती है। इसमें चाहे चोरी हो, बलात्कार हो, डकैती हो, हत्या हो। क्लियर है? जबकि असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 2L में दिए गए हैं और इसका मतलब है पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। इस चीज को आपको समझना है। छोटी मोटी लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई, किसी के शर्ट पे इंक डाल दिया, तो ध्यान में रखना, जो थोड़ा सा सामान्य गंभीर किस्म के हैं असंज्ञेय अपराध में रखते हैं। ये सीआरपीसी के 2L में है और इसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। वारंट होना ही चाहिए, इस चीज को समझना है। तो संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध में अंतर क्या है? संज्ञेय अपराध सीआरपीसी के सेक्शन 2C में है, जबकि असंज्ञेय 2L में है। संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये अति गंभीर किस्म के होते हैं, ये सामान्य किस्म के होते हैं। ये बेटा आपके अपराधों का अंतर है। जो भी प्रश्न नेक्स्ट आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हिंट करते रहूंगा, बताते रहूंगा। बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।